स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल सबने बहुत पहले से सुन रखा होगा, सबने इसको 6-7 क्लास में भी पढ़ा होगा और अपनी फिजिक्स का भी बहुत अच्छा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि आपको पता है रेलवे में, बैंकिंग एग्जाम हो गए, SSC के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या होते बनते हो, व्यापम जैसे या कोई से भी वनडे एग्जाम हो गया, वहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें होते भी, पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है आपको, तो आपको तो पहले याद रखना है कि प्रकृति में जो सबसे दुर्बल बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। और यह कैसा बल है, असंपर्क बल है। मतलब इसके लिए दो पिंडों को एक दूसरे से संपर्क में होना जरूरी नहीं है। ये हमेशा क्या होता है, आकर्षण बस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं अगर जो आकर्षण हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच में संपर्क होना चाहिए, असंपर्क बल होता है। तो अगर आपको इसमें क्या क्या याद रखने की जरूरत है कि प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है आपका, तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल आपका सबसे दुर्बल बल है। और यह कैसा है, असंपर्क बल होता है और यह आकर्षित बल होता है। हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बल क्या है, सबसे पहले अगर आपसे पूछते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो आपको क्या बताना, वह बल है जो दो विभिन्न द्रव्यमान, आपको क्या याद रखना है, दो विभिन्न द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे पर जो अदृश्य बल लगाते हैं उस बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यह फिर इसका एक और डेफिनेशन है कि पृथ्वी अपनी ओर आती हुई वस्तु को जिस बल से खींचती है, मतलब आप पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर आती है तो वो जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को खींचती है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इस बल को लगने के लिए संपर्क में आना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें संपर्क जरूरी नहीं है, इसमें असंपर्क बल होता है आपका। और यह सदैव कैसा होता है, आकर्षित प्रकृति का होता है। तो इसमें हमने क्या क्या अभी जाना है कि यह कैसा बल है, दो विभिन्न द्रव्यमान के बीच में यह बल लगता है, जो एक दूसरे पिंड पर जो बल लगाते हैं वो कैसा अदृश्य बल होना चाहिए, उसे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। या पृथ्वी पर कोई वस्तु फेंकी जाती है, नीचे की ओर आती है, तो वस्तु उसे जिस बल से खींचती है उस बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया था। तो न्यूटन क्या थे, एक्चुअली में पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसे आपको पता है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर से क्या हुआ था, मतलब पेड़ से क्या होता है, सेब गिरा था। तो उन्होंने पता किया था कि सेब गिरा तो किस वजह से गिरा, तो उसी वजह से उन्होंने उसकी खोज करते करते किसकी खोज कर दी थी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी थी। तो उसमें क्या था, जैसे कि इसमें क्या है, उन पिंडों को जो जैसे आपके जो होगा दो द्रव्यमान वाले पिंड, आपका एक M1 होगा एक M2 होगा, तो इनके जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो इसका साइज का है M1 का ज्यादा है, जबकि M2 का साइज कैसा है, आपका छोटा है। तो आप इसको भी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि आपका एक पिंड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एक पिंड आपका छोटा होना चाहिए। और क्या है, अगर जो दो उन पिंड है ना, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि इस नियम का जो इनका नियम था ना, तो इनके नियम के अनुसार क्या, तो दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। जो आकर्षण बल काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन इनने इसकी डेफिनेशन क्या की थी, उन पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती होंगे, मतलब उनके जो द्रव्यमान है ना वो एक दूसरे के कैसे होंगे, समानुपाती होंगे, जबकि बीच की दूरी की वर्ग है, सॉरी यहाँ पे बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है, दो पिंडों के द्रव्यमान की जो क्या होते हैं, गुणनफल जो होते हैं समानुपाती होते हैं, जबकि बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि आप देखिए व्युत्क्रमानुपात की साइन सॉरी दूसरा होता है, बट उसमें आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो M1 M2 आपको क्या हो गया, दो द्रव्यमान हो गए, और क्या था, त्रिज्या के सूची आपका हो गया समानुपाती हो गया। और व्युत्क्रमानुपाती क्या, तो बीच की दूरी की जैसे कि इसमें देखिए आप बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ग के बीच की दूरी को हमने क्या माना था, r माना, तो इसको क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो समानुपाती होती है वो क्या होता है, वो समानुपाती क्या होता है, समान का रिश्ता होता है। जो वर्गानुपाती होती है उसका क्या होता है, उल्टा रिश्ता होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि M1 M2 को दो द्रव्यमान की त्रिज्या को आप बढ़ा देते तो बल आपका क्या होगा, तो आपको याद रखना है बल आपका बढ़ेगा। अगर बीच की दूरी को आप क्या करते तो बढ़ा देते तो बल आपका क्या होगा, कमेगा, क्योंकि समानुपाती में क्या होता है, समान रिश्ता होता है, जबकि वर्गानुपाती में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट रिश्ता होता है, मतलब उल्टा रिश्ता होता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे। अगर हमने यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटा देते तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, इक्वल के जब साइन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जी आ जाता है। आप इस जो जी का मान होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बल है, जो सॉरी मान होता है, वो हर जगह सेम होता है, चाहे आप पृथ्वी पे हो, आकाश पे, कहीं पे भी हो सकता है, आपका हर जगह क्या होता है, सेम ही होता है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है,
इसको क्या याद रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जे इक्वल में तो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। आपको इसमें क्या याद रखना है, इसका जो वैल्यू होती है कितनी होती है। आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जो आपको उस पे इसका नाम क्या होता है, आप कैपिटल जी को क्या बोलते हैं। तो आपको क्या बताना है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर 11 होती है। और यहाँ पे आप क्या होता है, और देखिए यहाँ पे आपका सेम वाला आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाता है कि दो पिंड है आपके, मतलब एक M1 है एक M2 है, अगर आप में इसमें क्या कर दिया जाता है, इनकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाता है, तो आपका बल क्या होगा, तो आपका बल भी बढ़ जाएगा। अगर बीच की दूरी को आप क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो आपका बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक समानुपाती का रिश्ता होती है। देखिए वर्गानुपाती में क्या होता है, बीच की दूरी की वर्गानुपाती में व्युत्क्रमानुपाती मतलब दुश्मनी का रिश्ता होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसके जो न्यूमेरिकल होगी वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवा दूंगी। ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही न्यूमेरिकल है इसके, तो वो मैं 5 मिनट की वीडियो रहेगी मुश्किल से, उसमें कंप्लीट करवा दूंगी। इसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या है, पृथ्वी की ओर आती वस्तु के वेग में समय के साथ जो वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या, पृथ्वी जो आप इसको ऐसे बोलते हो, पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आती है तो उस जो वस्तु जिसके पास आती जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसके वस्तु के वेग में समय के साथ वृद्धि होती जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, तो आपको क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको सीधे फैक्ट को याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड होता है। अब इसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, जी इक्वल क्या होता है, कैपिटल, सॉरी वहाँ पे आपको कैसे जी थी कैपिटल है, यहाँ पे आपको कैसे गुरुत्वीय त्वरण कैसे आ जाता है आपका, स्मॉल जी से आप इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम है आपका क्या है, ग्रह का द्रव्यमान है, जबकि आर क्या है, ग्रह की त्रिज्या है। तो आपको इन दोनों को भी अच्छे से याद रखना है। एम क्या ग्रह का द्रव्यमान हो गया, और जबकि त्रिज्या क्या है आपकी, जो आर क्या है आपकी ग्रह की त्रिज्या है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जैसे आपको पता है पृथ्वी पर आपको कितना है गुरुत्वीय त्वरण का मान, 9.8 मीटर सेकंड। तो आपको से अगर पूछा जाता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो आपको याद रखना है जी, मतलब जितना भी पृथ्वी पर जी का मान होगा ना, उसका कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। मतलब उससे आपको कितने बार डिवाइड करना होगा, 6 टाइम उससे डिवाइड करना होगा, मतलब 6 से डिवाइड करना होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा जो पृथ्वी का मान चंद्रमा पर होता है वो कितना होता है, और उससे 1/6 होता है। तो आपको इससे भी क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है किसी ग्रह पर वस्तु बॉल या व्यक्ति को उछालते एवं कूदने की जो दर होती है वो कितनी होती है, तो अगर आपसे पूछा जाता है किसी ग्रह पर, कोई भी ग्रह हो सकता है, आपको वहाँ पे जो होती है आपकी कितनी हो जाती है, 1/, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होती है, अगर इसकी दर बढ़ेगी जी की, तो यहाँ पे क्या, उछलने की जो दर होगी वो कम होगी। अगर जी की दर कम होगी तो उछलने की दर क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। और जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 1 मीटर उछलती है, ठीक है, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु क्या 1 मीटर उछलती है, तो चंद्रमा पर कितना उछलेगी। तो आपको जैसे पता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, यहाँ पे 1 मीटर मतलब 9.8 है ना, 9.8 मीटर, लेकिन और चंद्रमा पर कितना है, 9.8, अब डिवाइड में 6 आ रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे भी आपको सेम कंसेप्ट चलेगा कि अगर आप पृथ्वी पर कोई वस्तु 1 मीटर से उछलती, 1 मीटर मतलब उछलती है, तो चंद्रमा पर कितना उछलेगी, 6 मीटर उछलेगी। क्यों, क्योंकि उसका जो मान है वो कितना है, 6 टाइम होता है। तो इस वजह से क्या होगी, कितनी बार उछलेगी, वहाँ पे 6 मीटर उछलेगी। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको सीधा याद कर लीजिएगा कि 1/6 होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर पृथ्वी कोई वस्तु 1 मीटर उछलती है, तो चंद्रमा पर कितना उछलेगी, 6 मीटर उछलेगी। इसके बाद अगर आपसे पूछे तो जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, तो यहाँ से भी आपकी जो क्वेश्चन है डायरेक्टली बनते हैं कि मतलब पृथ्वी की सतह पर या ऊपर या नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान में घटता है या बढ़ता है। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको सीधा फैक्चुअल ही याद करेंगे कि पृथ्वी की सतह के, आप पृथ्वी की सतह से या तो आप नीचे जाइए ऊपर जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है घटता है। और अगर आपसे पूछा जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है ध्रुवों पर जो होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो विषुवत रेखा पर होता है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। पृथ्वी से आप पृथ्वी के या तो नीचे जाइए या आप पृथ्वी के क्या कीजिएगा, ऊपर जाइए, तो वहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगर आप ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर इसका मान क्या होता है, न्यूनतम या सबसे कम होता है। जैसे आपके पता है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है भार, नहीं अगर आपसे जैसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे भार से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि किसी वस्तु पर भार क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो किसी वस्तु पर उसके ग्रह के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल को क्या बोलते हैं, हम भार कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी जो भी वस्तु होगी ना, उसके ग्रह के द्वारा जो उस पर क्या लगाया जाता है, गुरुत्वीय बल लगाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भार इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गुरुत्वीय बल नहीं, यहाँ पे त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण को भार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हाथी का भार पृथ्वी पर कितना है, 600 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा, एक किलोग्राम हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसका कितना 6 किलोग्राम है। तो यहाँ से हम 600 को किससे डिवाइड करेंगे, चंद्रमा पर पूछा, जैसे कि मैंने चंद्रमा पर पहले ही बताया कि 1/6 होता है, तो आप इसको क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद हम याद करते हैं कि जो लिफ्ट में होता है, लिफ्ट में क्या होता है, जो पिंड होता है, तो लिफ्ट में जो भार, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है लिफ्ट में जो पिंड का भार होता है कैसा होता है, मतलब उसमें काफी 5 शर्तें होती है, तो हम क्या करते हैं, 5 शर्तों के पूरा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक तुरंत जो है क्या होता है, एक तुरंत की जो वस्तु है 0 वेग से चलती है, तो अगर उसका वेग कैसा समान है, तो उसका भार भी कैसा होगा, समान होगा। तो आप यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट रखिएगा, अगर तुरंत कितना है, 0 है, या वेग समान है, तो यहाँ पे जो भार भी होगा कैसा होगा, समान होगा। तो आप एक पहला आपका क्लियर हो, सेकंड आपका क्या, अगर ए तुरंत से कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार कैसा होगा, अगर ए तुरंत से कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाएगा, और ए तुरंत से कोई लिफ्ट नीचे जाती है तो भार क्या होगा, कम होगा। देखिए अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी, अगर आप नीचे आएंगी तो आपके भार में क्या होगी, कमी होगी। और अगर आपसे पूछा जाती है कि लिफ्ट की दूरी टूट जाए तो क्या होगा, तो आपके यहाँ पे क्या बता, अगर लिफ्ट की दूरी टूट जाएगी तो आपकी जो भार की डोरी होगी वो भी उसका मतलब संपर्क टूट जाएगा दोनों का, तो जिससे क्या होगा, भार क्या हो जाएगा, संत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लिफ्ट का जो भार होगा शून्य हो जाएगा, और हमें कैसी स्थिति बनेगी, यहाँ पे भारहीनता की स्थिति बनेगी, मतलब कोई भी भार का हमें अनुभव नहीं हुआ। तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है और टूट जाती है तो भार का तो कैसी स्थिति होगी, मतलब भार कितना होगा, ये कैसी स्थिति बनेगी वह, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे स्थिति क्या से हो जाएगी, आपकी भारहीनता की स्थिति हो जाएगी अगर आपकी लिफ्ट की डोरी क्या हो जाती है, टूट जाती। क्यों, क्योंकि जो भार की डोरी होती है, लिफ्ट की डोरी, भार की डोरी एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है, लेकिन जब यहाँ पे भार की लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो उन दोनों का एक दूसरे से क्या हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, भार क्या होगा, सुसंत हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में लिफ्ट का कोई भार का अनुभव ही नहीं होगा लिफ्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। इसके बाद एक और है, यदि लिफ्ट ए तुरंत से नीचे जा रही हो, लेकिन ए का मान जो है, ए तुरंत से नीचे तो जा रही है, लेकिन ए का जो मान है उसका क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो, मतलब ए का जो मान है, ए का मान किससे होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो लिफ्ट जैसे ही धरातल पे पहुंचेगी, मतलब जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचेगी तो क्या होगा, जो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति होगा या बैठा होगा, जैसे वो बोल सकते, खड़ा व्यक्ति जो होगा वो लिफ्ट की छत की ओर उछलेगा। क्यों उछलेगा, क्योंकि इसका मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ए से क्या है, ज्यादा है, इस वजह से लिफ्ट ए से नीचे जा रही हो, अगर कोई भी त्वरण है जो नीचे जा रही हो, लेकिन ए का जो मान है गुरुत्वीय त्वरण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, मतलब गुरुत्व त्वरण से मान किसका अधिक होना चाहिए, ए का, त्वरण का जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए। बस इतना ही था आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट जो होगी ना, लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसका वो कहाँ जाके घलेगा, छत पे, मतलब उसका जो वो ऊपर की ओर उछल जाएगा, जो उसका वेग होगा उसके ऊपर उछल जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं पलायन वेग, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। पलायन वेग, कक्षीय वेग, केपलर के नियम जो आपके आंशिक संबंधित है, ग्रहों के संबंधित है, और एक आपका गुरुत्वीय केंद्र रह गया। तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं उसमें आपको पलायन वेग हो जाएगा, कक्षीय वेग हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल के ग्रहों के नियम भी हो जाएंगे, और प्लस गुरुत्वीय केंद्र भी हो जाएंगे, इन सारे के सारे एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, और आपकी जो दो या तीन न्यूमेरिकल मुझे करवाने में, वो न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों को इसके ज़्यादा से ज़्यादा लिंक सेंड कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।